नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके सभी मनोवैज्ञानिक जो है वो आपके कवर होने वाले हैं, चाहे वो आपके जीन पियाजे साहब हों, आपके वाइगोत्स्की हों, आपकी कोहलबर्ग हों या आपके चॉम्स्की हों। उसके साथ में आपके पोर्टफोलियो जो इसको आपके पेडागोजी में और बात करें सीडीपी में आपसे इनके प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपके चिंतन की बात करें, अब अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, इसके आपको चाहे पेडागोजी हो या आपकी सीडीपी हो, इससे आपके हर सेक्शन में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऐसे समझिएगा कि आज की क्लास से लगभग आपके 30 प्लस नंबर कवर होने वाले हैं। तो अगर ये क्लास आप लोग पूरी देख लेते हैं ट्रिक के साथ में, एक रिवीजन के साथ में, तो आप अपने एग्जाम में 30 नंबर की गारंटी लेकर के जा सकते हैं। क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं क्लास को जल्दी जल्दी से सभी दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, क्योंकि हमने आपके लिए वो क्लासें करा दी हैं जो शायद आज तक सीटेट के इतिहास में किसी ने भी नहीं कराई हैं। हमने आपको विकल्पों के वो शब्द करा दिए हैं जिन शब्दों का अर्थ बहुत लोग नहीं बताते हैं। हमने वो हर शब्द का आपको अर्थ कराया है। अगर आप कोई प्रश्न हल करते हैं और उसका आपको विकल्पों का अर्थ पता होता है तो आप उसको अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं। पूरा सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आपके कुछ चुनिंदा शब्दों पर ही आधारित है। अगर हम उन शब्दों को अर्थ जान लेते हैं तो हम उन शब्दों को आसानी से कर लेंगे। तो सभी शब्द का अर्थ हमने आपको कराया है। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं जाकर के वो क्लास देखिएगा। आज की क्लास में इन सभी लोगों के बारे में जानेंगे, ट्रिक के साथ में इनको पढ़ेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसे समझिएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्या है इनके बारे में पूरी जानकारी, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही उनका उत्तर दे देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीन पियाजे साहब के बारे में। शुरुआत में ही आपको एक ट्रिक बता दें, चलो आगे बताते हैं इसको, आपको अच्छी तरीके से समझ में तभी आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले जीन पियाजे के बारे में। ये हैं कौन? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया था, ठीक है, और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपसे ये कहा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे कि जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, संज्ञानात्मकता का कहीं से भी कोई भी शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए, आपको 4 मनोवैज्ञानिक दिए गए हों, तो आप सीधा जाकर के जीन पियाजे पर टिक मारिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे जो थे इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्हें प्रेरक माना जाता था। जीन पियाजे को स्विट्जरलैंड के निवासी थे जो जीन पियाजे जी थे। जीन पियाजे का सिद्धांत विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों का विकास किस तरीके से होता है, कितनी अवस्थाओं में होता है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संज्ञान के बारे में। ठीक है, कि संज्ञान है क्या। काफ़ी ज़्यादा शब्द आया है यहाँ पर, संज्ञान। तो ये संज्ञान है क्या? तो संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे सभी जो क्रियाएं होती हैं आंतरिक, चाहे हमारी संवेदना हो गई, हमारी धारणा हो गई, हमारा समस्या समाधान हो गया, तर्क हो गया, चिंतन हो गया, ये सभी मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इनके बारे में इतना पता चल गया। अब इनकी अवस्थाओं के बारे में भी जान लेते हैं। जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी। ठीक है, रिवीजन करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे साहब ने। इन्होंने विकास की अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक इनको कहा जाता है। उसके बाद अगर कहीं भी आपको संज्ञानात्मकता का कोई भी शब्द संज्ञानात्मकता से लेकर के मिल जाए तो आप उसमें सीधा जाकर के जीन पियाजे पर टिक मारिएगा, आपका प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा। ये ट्रिक यहाँ पर याद रखिएगा। अब इनकी कुछ अवस्थाएं हैं, तो इन्होंने इसमें पहली इनकी जो अवस्था थी वो थी इनकी संवेदी गामक या पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये बच्चा देख रहे हैं कितना प्यारा है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो हमारी संवेदी गामक या पेशी अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है बच्चे के अंदर? इसमें जो बच्चे के अंदर गुण पाए जाते हैं, आपका पेपर फर्स्ट हो गया या पेपर सेकंड हो गया, उसमें आपको ऐसे ही पूछा जाता है इनमें बच्चे के अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं। देखिएगा, पेपर फर्स्ट में है जो आपका, उसमें आपकी संवेदी गामक और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही पूछा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, जो हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, पहले इन अवस्थाओं को सही से पढ़ लेते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें चूसने की अवस्था प्रबल होती है बच्चों के अंदर। देखिए, बच्चे कोई भी चीज़ आप देखते हैं, छोटा बच्चा घर में है आपके 2 साल तक का, तो उसे कोई भी चीज़ दोगे तो वो सीधा मुंह तक ले जाएगा, उसे चाटने लगेगा, चूसने लगेगा। ठीक है, तो उसमें ये गुण पाया जाता है, सीधी मुँह में जाएगी चीज़ कि खा करके देखें, क्योंकि वो जीभ की जो इंद्रिया है उससे चीज़ों को देखना चाहता है ये है क्या। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके पास कोई चीज़ रख दो तो एक बार उसने उस पर हाथ मार दिया,
ठीक है। तो बार बार, अब फिर तुमने अगर वहीं पर चीज़ रख दी तो बार बार वहीं पर हाथ मारेगा, तो उसमें ये दोहराने की प्रवृत्ति भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और एक भी काम ऐसे होते हैं जो बार बार दोहराता है वो, ठीक है। उलटना पलटना, छूना, जानबूझकर मानसिक क्रियाएं करना। अब जैसे सीधा लेटा है, कहीं पैसा लेट जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, बिल्कुल जा करके, जैसे बेड है, बेड के बिल्कुल किनारे लगेगा जा करके। और जैसे कोई चीज़ दे दी उसे तो वहाँ पे फेंकने की कोशिश करेगा, उसे हटाएगा अपने पास से, तो ये तरीके की क्रियाएं करेगा। खिलौना छुपा देने पर खोजता है, जैसे उसे कोई चीज़ हो गई खिलौने की तो उसे खोजेगा, कहेगा ये चीज़ मेरी कहाँ है खुद ही, ठीक है। उसके बाद प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं। जैसे गए, मान के चलिएगा कि वो उसके पास गए, आग के पास गए थोड़ा सा, और जैसे ही बच्चे को गर्म सा लगा वो तुरंत दूर भाग जाएगा, पता नहीं ये क्या है, इससे तो बहुत जल सकते हैं ना, उससे अंदर से आएगा ये गलत चीज़ है, तो उसके पास दोबारा नहीं जाएगा। आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पानी से बहुत डर लगता है, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि आग से बहुत डर लगता है, कुछ बच्चों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो मतलब कि एक बार जाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें डर लगा वहाँ पर तो लौट आए, तो वहाँ पर जाएंगे नहीं दोबारा से। उसके बाद वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं। बेड पर कोई भी चीज़ रख दीजिएगा, बच्चे को बैठा दीजिए तो कोशिश करेगा उसको नीचे धकेल के ही मानेगा, ठीक है। ये गुण बच्चों के अंदर पाया जाता है। पता है इनको हम क्या याद करें? अब छोटा बच्चा आप लोगों के घर में हो, आप उसको ही देख करके समझ सकते हैं। अब एक 12 साल का बच्चे के अंदर तो ये गुण नहीं पाया जाएगा, चूसने की अवस्था, ठीक है, या खिलौने को छुपा देने की अवस्था। अब 12 साल का बच्चा या 13-14 साल का बच्चा खिलौना क्यों छुपाएगा? उसे क्या खिलौने की ज़रूरत है, ठीक है। या जैसे वस्तु को ऊपर से नीचे गिराता है, अब 12 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो वस्तु को क्यों ऊपर से नीचे गिराएगा, ठीक है। इसमें आगे क्या होता है, वस्तु स्थापत्य का गुण आ जाता है, जिसमें जिन वस्तु की उनको समझ नहीं होती उनके बारे में भी सोचने लगते हैं, मतलब उनमें जो वस्तु स्थापत्य का गुण भी आ जाता है इन लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी अवस्था हो गई। इनमें कुछ और भी बाकी है, नहीं पूरी हो चुकी है आपकी। अगली आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में जान लेते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था। देखिएगा, अगर आपको पेपर फर्स्ट में CDP में पूछी जाए अवस्थाओं के बारे में तो आपको या तो पहली या दूसरी अवस्था ही से ही प्रश्न पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक जा सकता है, ठीक है। पेपर सेकंड अगर आप दे रहे हैं तो आप में ज़्यादातर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से आपको 70% प्रश्न पूछता है वो, और उसके बाद आगे की बात करें तो 30% हो सकता है उससे ऊपर या नीचे आ जाए। उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ही पूछेगा, क्योंकि बच्चे की जो उम्र होती है वो उसी के हिसाब से होती है, 6 से 8 तक ही, ठीक है। जान लेते हैं इनके बारे में। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था को पूर्व चालन की अवस्था भी कहते हैं। इस आयु काल में बालक घटनाओं एवं वस्तुओं के अर्थ को ज्ञान हो जाता है, जिस दौरान वह नई सूचनाओं एवं अनुभवों को ग्रहण करता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानता है कि क्या है, किस तरीके से हमें उन चीज़ों को करना है, सूचनाओं को समझता है। जीववाद का गुण पाया जाता है इस अवस्था में। अब जीववाद क्या है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा PYQ देखने को मिल जाते हैं। तो जब कोई वस्तु बच्चे को ये लगता है कि इस वस्तु जो है वो जीवित है, ये वस्तु रो सकती है, हंस सकती है, इसमें प्राण है, जब बच्चे को ये गुण पता होता है, ये लगता है, तो उसे जीववाद का गुण कहते हैं। जैसे मान के चलिएगा कि आपका बच्चा जो है वो जा रहा है, ठीक है, और गेट से वो टकरा गया, रोने लगा, तो आप गए, आपने गेट में थप्पड़ मारने लगे, मेरे बेटे को मारा, मेरे बच्चे को मारा, ठीक है। तो बच्चा हंसने लगेगा तुरंत या चुप हो जाएगा, उसे ये लगेगा कि हाँ इस पर भी मार पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद ऐसे समझिएगा जैसे बच्चा आप दौड़ रहा है, घर में भाग रहा है, खेल रहा है, तो वो गिर गया, ठीक है। तो आपने कहा चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई, और जा करके आपने ज़मीन में 2 से 3 बार उसको पीट दिया, तो बच्चे को ये लगेगा कि इस पर भी पिटाई, इसकी भी पिटाई हुई है, और वो चुप हो जाएगा या हंसने लगेगा, वैसे खुश हो जाएगा कि चलो इस पर भी मार पड़ी है। तो ये जो गुण होता है वो हमारा जीववाद का गुण कहलाता है। अपलटावी का गुण पाया जाता है। अपलटावी मतलब ऐसे समझिएगा कि इसमें बच्चे को जैसे क्रम के अनुसार चीज़ों को लगाना नहीं जानता, वो क्रम के हिसाब से चीज़ों को परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं करेगा कि हाँ वो इस क्रम में छोटे से बड़े क्रम में लगा दे या बड़े से छोटे क्रम में लगा दे, उसमें ये नहीं पाएगा। वो चीज़ों को रख तो देगा एक सीध पर, लेकिन उनके अंदर क्रम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनकी कुछ और अवस्थाएं हैं। इन्हीं अवस्था में इनके गुण हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखता है बच्चा, ठीक है। अब लोगों को देखकर ही तो चीज़ों को सीखेगा बच्चा, खेलों के माध्यम से सीखेगा। जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेता है, इसमें स्कूल जाता है बच्चा, जोड़ घटाना गुणा भाग भी कर लेता है, 7 साल का बच्चा हो गया है, लेकिन ये होता कैसा है इसके नियम नहीं पता होते, ठीक है। ये जोड़ जो किया गया है वो हुआ कैसे है, इसका वो नियम नहीं जान पाता, ठीक है। मुद्रा
छोटी बड़ी चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, सही बात है। बच्चा अहम केंद्रित होता, हमने क्या कहा, बच्चे को ये लगता है कि हम ही सही हैं यहाँ पर, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं, जो घर में हो रहा है काम वो मेरे हिसाब से होगा। मैंने कह दिया पापा आज मेरे लिए ये खिलौना लाएंगे तो पापा लाएंगे, मैंने कह दिया आज घर में ये चीज़ बनेगी तो बनेगी, वरना बच्चा रूठ जाएगा, बात नहीं करेगा, रोएगा, कुछ करेगा, लेकिन खाना तक नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये जो गुण पाए जाते हैं बच्चे में, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो हम लोगों ने भी जब अपनी अपनी अवस्थाओं में थे तो ये काम किए होंगे। अगला हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 12 वर्ष की अवस्था है ये। इसमें क्या होता है, तो किसी प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे लिख लेना, इसे प्रत्यक्ष एवं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे संप्रत्य सीख जाता है और जीवादि गुण खत्म हो जाता है। मतलब इसमें बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये वस्तु जीवित नहीं मृत है। ठीक है, उसे सजीव और निर्जीव का अर्थ पता चल जाता है। तो जब ये अर्थ पता चल जाता है तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। सीडीपी की पेपर 2 में अगर जीन प्याजे से कोई भी अवस्था आएगी, किसी भी तरीके की आएगी, तो 70% आपकी जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। पेपर 2 में अगर आप सीडीपी दे रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि इसका क्या हो सकता है, तो अगर आपको तुक्का मारना है तो आप सीधी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर मारिएगा, क्योंकि इसका हो सकता है 70% इसका चांस है कि ये आपका सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि 7 से 12 वर्ष की अवस्था ये होती है, और 6 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी 7 से 12 साल तक के ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा कि ये तुक्का की ट्रिक है आपकी, 70% सही होता है, इसलिए आपसे कहते हैं पेपर 2 में आपका। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप देखिएगा। क्रम निर्धारण हो जाता है बच्चों का। ठीक है, वस्तुओं को लंबाई के हिसाब से क्रम निर्धारण कर सकते हैं, या मोटाई के हिसाब से क्रम निर्धारण कर सकते हैं, वजन के हिसाब से चीज़ों को एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, और आगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगमन विधि क्या है, ये नया शब्द आ गया, इसको समझिएगा। तो जब हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं तो वो हमारी आगमन विधि कहलाती है। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर चलती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। ठीक है, तो ये सभी जो गुण पाए जाते हैं हमारे, वो आगमन विधि में पाए जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आज से ऊ समझिएगा, आग बनाया गया तो इसका ऊ बनाया है, तो उदाहरण से नियम की ओर ये चलती है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो है वो हो गई है आगमन विधि। आगे देख लेते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपका हो सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ना हो तो 20% चांस है आपकी ये अवस्था होगी पेपर 2 में। पेपर फर्स्ट में पूछेगा तो आपसे शुरुआत की 2 अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई थी, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही पूछेगा पेपर फर्स्ट में सीडीपी में, अगर अवस्थाओं को पूछ रहा है तो। और पेपर सेकंड में पूछेगा तो आपको मूर्त या औपचारिक से ही पूछेगा। इसमें 70% आपका हो सकता है वो मूर्त से ही पूछे। तो अगर आपको उस अवस्था की इसमें कौन से गुण है वो आपको नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि तुक्का ही लगाना है आपको, तो सीधा आप लोग मूर्त पर लगाइएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर। ठीक है, ये जो 12 वर्ष से ज़्यादा की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर वस्तुओं की में गुण एवं दोष की पहचान कर लेता है एवं वस्तुओं के बारे में जानता है। मतलब पिछली जितनी भी क्रियाएं की हैं बालक ने पिछली अवस्थाओं में, उनसे बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, ये चीज़ हमारे लिए गलत है। उनसे हम बच्चा काफ़ी ज़्यादा सीख लेता है। बच्चा अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु सामने नहीं होती उसके बारे में सोचना, वो हमारा अमूर्त चिंतन। जैसे हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती हैं वो हमारे सामने तो नहीं है। मान के चलिए जैसे हम लोग हैं भी, तो आप सोच रहे होंगे कि अरे मेरा सीटेट निकलेगा, फिर सुपर टेट निकले, शिक्षक बनूंगा, मैं कार लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये हम लोग अमूर्त चिंतन ही तो कर रहे हैं, हमारे सामने तो नहीं है ये, लेकिन हम सोच रहे हैं, विचार ही तो कर रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, तार्किक चिंतन करना सीख जाता। मतलब ये जो विज्ञान का ये जो हल हुआ है वो हुआ कैसे, गणित का ये सवाल हल हुआ है वो हुआ कैसे, इसके बारे में तर्क करना जानता है, तर्क करना सीख जाता है, अपना नियम बनाने लगता है कि हम इस तरीके से कर सकते थे इसको। ठीक है, निगमनात्मक विधि से पढ़ने लगता है। ठीक है, अब नियम से उदाहरण की ओर जानने लगता है। ये इसमें बच्चे को ये लगता है कि बच्चा नियम स्वयं के नियम भी बना सकता है और नियम से उदाहरण की ओर पढ़ने भी लगता है, क्योंकि आगे की शिक्षा होती है उसमें पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर आपको उदाहरण बताए जाते हैं। नियम से उदाहरण, निगमनात्मक विधि, इससे क्या होती है, ये कठिन से सरल की ओर चलती है, जटिल से सरल की ओर चलती है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है ये विधि। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। आपके क्या है, जीन प्याजे जी आपके कंप्लीट हो गए। इनसे आपका इतना पढ़ लिया, इससे आपको बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा। चॉम्स्की के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने
इन्होंने माना कि बच्चे को भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये अमेरिका के निवासी थे। बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होती है जिसे भाषा, जो बच्चे को भाषा सिखाती है। ऐसे समझिएगा कि अगर आपको कहीं भी सार्वभौमिक व्याकरण शब्द मिल जाए, ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण शब्द मिल जाए, ठीक है, या आपको जन्मजात क्षमता मिल जाए, या आपको डिवाइस मिल जाए, या आपको यंत्र मिल जाए, कहीं भी ऐसे शब्द आपको मिल जाए और मनोवैज्ञानिक दिए गए होंगे तो आप सीधे चॉम्स्की के ऊपर टिक मारेंगे। सार्वभौमिक व्याकरण हो गई आपकी, ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों के व्याकरण के नियम बनाने में मदद करती है। व्याकरण के नियम के बारे में भी आपको आ जाए तो आप चॉम्स्की साहब पर टिक मारेंगे, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा। भाषा अर्जन उपकरण, ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा अर्जन उपकरण, व्याकरण के नियम बनाने के लिए, सार्वभौमिक व्याकरण, इम्पोर्टेंट डिवाइस, जन्मजात क्षमता, इस तरीके के शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आप सीधे चॉम्स्की साहब पर टिक मारेंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम वाइगोत्स्की साहब के बारे में। तो ये मनोवैज्ञानिक से जो चीज़ें आती हैं थोड़ी थोड़ी उन्हीं के बारे में तो पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबी चीज़ें जान करके क्या करेंगे हम। ठीक है, वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। इनके महत्वपूर्ण शब्द दिखिएगा कौन कौन से। अगर कहीं भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक देखने को मिल जाए, वाइगोत्स्की साहब पर मारेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मिल जाए, किस पे मारेंगे, जीन पियाजे साहब पर। यहाँ पर भी इस पर मत मार देना, इसीलिए हमने बीच में वो बोल दिया है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत मिल जाए, वाइगोत्स्की पर मारेंगे। सांस्कृतिक उपकरण मिल जाए, वाइगोत्स्की साहब पर मारेंगे। ठीक है, कहीं भी सांस्कृतिक या सामाजिक से लेकर के कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, सीधा आपको मन और आपको मनोवैज्ञानिक पूछे गए हों तो आप वाइगोत्स्की साहब पर ही टिक मारेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल सी होती हैं। अगर आपको समाज से बच्चा भाषा सीख रहा है, सांस्कृतिक से भाषा सीख रहा है, ठीक, तो इसमें आपको जहाँ कहीं भी आपको ये चार मनोवैज्ञानिक दिए गए होंगे उनमें आप वाइगोत्स्की साहब पर टिक मारेंगे। सामाजिक संबंध, सामाजिक, सांस्कृतिक, निजीवाद, सांस्कृतिक उपकरण, इस तरीके का कोई भी शब्द हो वाइगोत्स्की साहब पर जाएंगे। क्या है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। यह मनोवैज्ञानिक रूस के थे। उनके अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक संबंध में ही हो सकता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार पहले भाषा आती है फिर विचार। अगर आपको ये पूछा जाए कि पहले भाषा आती है विचार, तो आप कहेंगे कि इन्होंने कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, और पियाजे ने कहा है कि पहले विचार फिर भाषा। अब आपको एक प्रश्न और आता है, भाषा और विचार एक दूसरे से पृथक होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, या भाषा और विचार एक दूसरे को अंतःक्रियाओं से, मतलब एक दूसरे से परस्पर निर्भर करते हैं। तो अगर आपको कहीं ये मिल जाता है कि भाषा और विचार एक दूसरे को परस्पर निर्भर करते हैं, या भाषा और चिंतन एक दूसरे को परस्पर निर्भर करते हैं, तो आप यही विकल्प मारेंगे। सीटेट में लगभग 20 बार ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। सोचिएगा कितना इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि अगर आपको कहीं ये मिल जाए देखने को विकल्प में कि भाषा और विचार या भाषा और चिंतन एक दूसरे से परस्पर निर्भर होते हैं, तो आपका जो विकल्प हो जाएगा वही सही हो जाएगा। अगला आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। पाड़ या इसके फोल्डिंग के बारे में इन्होंने ही बताया। अब पाड़ या इसके फोल्डिंग क्या है, तो जब जैसे कोई वयस्क द्वारा किसी बच्चे को सहायता दी जाती है, या हमारे बड़ों के द्वारा जब हमें सहायता दी जाती है तो हम उसे पाड़ कहते हैं। मान के चलिएगा आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों का रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपके सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए आपकी जो मदद कर रहा हूँ वो मैं आपको पाड़ ही तो दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे समझिएगा। मान के चलिएगा कि आप, छोटा बच्चा है आपके घर में, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, आप उसकी साइकिल पीछे से पकड़ रहे हैं, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो जब आपने उसकी मदद की, साइकिल साधने में आपने उसकी मदद ही तो की, तो ये जो चीज़ है वो हमारा क्या कहलाएगा, पाड़ कहलाएगा। जब हम किसी को सहायता देते हैं, ठीक है, वो हमारी पाड़ कहलाती है। इसे इसके फोल्डिंग भी कहते हैं। ऐसे समझिएगा कि जैसा कोई गणित का सवाल है, आपने उसको आधा हल कर दिया, वो आधा छोड़ दिया, तो जो आधा आपने हल किया उसे हम पाड़ कहेंगे, क्योंकि इससे हमने बच्चे की सहायता ही तो की है। ठीक है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जो आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो आप पाड़ ही तो दे रहा हूँ मैं आपको, एक तरीके से सहायता ही तो दे रहा हूँ, इसके फोल्डिंग ही तो दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। बड़ा टॉपिक है और इनसे आपको हर बार एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। जिन भी बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है अपने रिश्तेदारों के साथ में, साथियों के साथ में, व्हाट्सएप पर स्टेटस मार दीजिएगा क्लास का, ग्रुपों पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के जुनून के साथ में ही तो हमें लगेगा कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें और ज़्यादा वो करना है।
ठीक है, तो आप लोगों के सहयोग के साथ में ही तो सब अच्छा होगा। बताइएगा आप लोग, जब तक आप लोग ही नहीं सहयोग करेंगे तब तक मज़ा कैसे आएगा। इसीलिए कहते हैं शेयर करिएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें। क्लास को बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है, कमेंट में। उसके बाद बात करें अगर हम आपके कोहलबर्ग के बारे में, इनके बारे में जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। कहीं भी आपको नैतिकता से कोई भी चीज़ देखने को मिल जाए, आप सीधा जा करके कोहलबर्ग पर टिक मारेंगे। सार्वभौमिक व्याकरण आपको देखने को मिल जाए, व्याकरण, भाषार्जन क्षमता, भाषा अर्जन उपकरण, इस तरीके का कोई भी शब्द आपको देखने को मिल जाए, आप सीधा जाकर के चौमस्की पर टिक मारेंगे। संज्ञानात्मकता शब्द से लेकर के कोई भी आपको मिल जाए, आप सीधे जीन प्याजे पर टिक मारेंगे। अगर आपको सामाजिक या सांस्कृतिक से शब्द कोई लिखा हुआ मिल जाए तो आप सीधा जाकर के वाइगोत्स्की साहब पर टिक मारेंगे। आपको नैतिकता से कोई भी चीज़ देखने को मिल जाए, आप सीधे कोहलबर्ग पर टिक मारेंगे। ये ट्रिक है और इस ट्रिक से आपको 100% प्रश्न भी मिलेगा और 100% नंबर भी मिलेगा, ठीक है। देखते हैं क्या है कोहलबर्ग के बारे में कि इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने नैतिकता के बारे में, विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है। अब नैतिकता है क्या, बार बार नैतिकता कर रहे हैं हम। तो बात करेंगे नैतिकता की, तो इसमें व्यक्ति सही एवं गलत की पहचान करता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत, ठीक है। आप सही कर रहे हैं या गलत, उसके बारे में जानना ही तो नैतिकता है। इसका प्रयोग, अच्छा, इनकी आलोचना भी हुई। इन्होंने अपने प्रयोगों में पुरुषों के बारे में ज़्यादा बताया, इसलिए उनकी इस सिद्धांत की आलोचना हुई, जिसकी आलोचना कैरोल गिलिगन ने की। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में पुरुषों के विकास पर आधारित है, स्त्रीवादी दृष्टिकोण को नहीं रखा है। आलोचना से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें आपको एक प्रश्न आलोचना से लेकर के आया था कि जो कोहलबर्ग है उनके सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, तो कैरोल गिलिगन ने की थी। और जो दृष्टिकोण था, उन्होंने कहा था कि इन्होंने स्त्रियों के बारे में नहीं सोचा है, स्त्रीवादी दृष्टिकोण नहीं रखा कि महिलाएं जो हैं वो नैतिकता के बारे में किस तरीके से सोचती हैं। आगे इनके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो कोहलबर्ग ने क्या किया था कि इन्होंने छोटी छोटी कहानियों के द्वारा नैतिकता के बारे में प्रश्न किए, और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो कहानी थी वो हिंज की थी। कहानी आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ठीक है, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, आप लोग देखना चाहें देख लें। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें खास नहीं थी, इस कहानी आती भी नहीं है। इसमें क्या है कि हिंज की पत्नी बीमार थी, उससे दवाई की ज़रूरत थी। दवाई के लिए वो क्या करता है, जो एक वो होता है फार्मासिस्ट, उसने दवाई को खोजा था। अब उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उस दवाई को ले सके, तो वो दवाई उसे चुरानी पड़ती है या उसकी पत्नी मर जाएगी। तो उन चीज़ों के बारे में ये कहानी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी लें वीडियो को रोक करके, और वैसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी होगी, ठीक है। बात करें आप कोहलबर्ग के बारे में, आगे चीज़ जाने, तो इन्होंने लगभग 11 कहानियाँ थीं इनकी, जिनमें से ये कहानी कोई एक थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नैतिक दुविधा की और नैतिक तर्कणा की। नैतिक दुविधा, तो इसमें व्यक्ति सही एवं गलत के बारे में फैसला नहीं कर पाता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा, आप कहते हैं ना कि बड़ी दुविधा में है यार, समझ नहीं आता कि सीटेट दें या ना दें, बड़ी दुविधा में है यार, समझ नहीं आता कंपटीशन की तैयारी करें या कहीं प्राइवेट नौकरी देखें। तो जिसमें हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं वो हमारी नैतिक दुविधा कहलाती है। जिसमें जैसे कि कोई बंदा है तो हम कहते हैं अरे वो पता नहीं मेरे लिए सही है या नहीं है, तो इस तरीके का जो वो पाया जाता है वो हमारा नैतिक दुविधा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं नैतिक तर्कणा की। ये क्या है, तो जिसमें व्यक्ति सही एवं गलत के रूप में कि क्या सही क्या गलत इसको नहीं देख करके सीधा फैसला ले लेता है हमें यही करना है। जैसे आप लोगों ने फैसला ले लिया कि नहीं हमें सीटेट देना है, हमें शिक्षक बनना है तो बनना है, तो ये जो हमारा होता है वो हमारी नैतिक तर्कणा होती है, जिसमें हम सही एवं गलत के बारे में जान लेते हैं कि नहीं, हमें फैसला ले लेते हैं कि हमें यही करना है। अब इनकी कुछ अवस्थाएं हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी पहली अवस्था है, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी, ठीक है। नैतिक विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी, 3 अवस्थाएं दी, और उन तीनों में जो प्रत्येक में उसके 2 भाग हैं। तो पहली जो अवस्था थी वो पूर्व परंपरागत अवस्था या कहें प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। इसको 2 भागों में बांटा गया। पहली है दंड एवं आज्ञा उन्मुक्ता, मतलब जब बच्चे को ये लगता है कि वह गलत काम करेगा तो उसे सज़ा मिल सकती है, ठीक है, या वह अच्छा काम करेगा तो उसकी नामबड़ी हो सकती है, ठीक है, और वह आज्ञा का पालन करेगा। तो जब बच्चे को सज़ा से डर लगता है और एवं आज्ञा के पालन के बारे में सोचता है तो हमारी जो अवस्था पाई जाती है वो कहलाती है
पूर्व परंपरागत अवस्था की दंड एवं आज्ञा की अवस्था। तो इसमें कुछ वैसी ही छोटी छोटी अवस्थाएं हैं, इनके बारे में जानिएगा आप लोग। दूसरी आपकी जैसे को तैसे की अवस्था या कहें अहंकारी की अवस्था। अगर बच्चे में अहंकारी प्रवृत्ति पाई जाती है तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे को तैसे की अवस्था भी पाई जाती है। जैसा आप बच्चे के साथ में व्यवहार करेंगे, बच्चा भी आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करेगा। दो छोटे छोटे बच्चे देखिएगा कि यार एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो वो भी कोशिश करेगा उसकी पेंसिल तोड़ने की, ठीक है। अगली जो अवस्था है वो आपकी है परंपरागत अवस्था, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, इसके 2 भाग होते हैं। पहले आपकी है अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की बनने की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा कोशिश करता है कि समाज उसकी तारीफ करे, ठीक है। वो एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है। जैसे कोई भी पड़ोसी आ गया, सर अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप, बड़ी तरीके से बहुत मेहनत करता है कि मेरी जो रिजल्ट है अच्छा है, लोग मेरी तारीफ करें, ठीक है। बार बार जैसे अगर अच्छे नंबर आ गए तुरंत दिखाएगा अंकल मैं पास हो गया, मेरे ये नंबर हैं, देखिएगा। और बच्चे वो लोग आप देखिए ना, आपके घर में कोई अगर इतना उम्र का बच्चा कोई है 10 से 13 साल का, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में देखेगा काफ़ी ज़्यादा। बहुत से बच्चे देखिए, अपवाद हर जगह है, बहुत से बच्चे काफ़ी ज़्यादा उद्यमी होते हैं और बहुत से बच्चे काफ़ी इच्छा करते हैं कि काफ़ी अच्छे मैं अच्छा बन के दिखाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है। तो इसमें समाज की अपेक्षा बच्चों के साथ में बढ़ जाती है। बच्चा भी लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है और सोचता है कि मुझसे कोई गलती ना हो और सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, ठीक है। अगली जो अवस्था है परंपरागत अवस्था के अंतर्गत, वो है आपकी कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता। मतलब इसमें बच्चे की सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। इसमें बच्चा सामाजिक नियमों को बहुत अच्छी तरीके से मानता है और उनका पालन करता है। कोई भी गलती हो जाने पर स्वयं की गलती मानता है। मतलब समाज के जो नियम हैं उनको एक बहुत अच्छी तरीके से इस अवस्था में बच्चा मानने लगता है। अगली जो अवस्था है कुल 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज कहते हैं इसको, ठीक है। क्या है, सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। यह कोहलबर की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सोचता है कि कुछ मूल्य सिद्धांत कानून से भी ऊपर है। उन्हें लगता है कि नियम लोगों के लिए भले के लिए बनाए गए हैं, अगर उचित ना हो तो इसे तोड़ सकते हैं। मतलब इसमें बच्चा समाज के नियमों को बदलना भी चाहता है कि जो नियम गलत हैं उनको हटाओ, अच्छे नियम लेकर के आओ, ठीक है। उसके बारे में है, ये समाज के नियमों के बारे में है। लास्ट की जो अवस्था है वो आपकी है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। यह कोहलबर की 6ठी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा स्वयं के कुछ नियम बनाता है और समाज के लिए क्या सही है क्या गलत इसके बारे में भी बताता है तथा इसमें वह अपने विवेक का भी प्रयोग करता है इस अवस्था में और दूसरों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। मान के चलिएगा कि कोई बात आ गई, जैसे दोस्तों पर कोई बात आ गई, अब बच्चा देखिएगा स्कूल में बच्चे लड़ जाते हैं, मेरे दोस्त से तुमने ऐसे कैसे कह दिया, अब बहुत तरीके से बगावत सी हो जाती है उनके अंदर। तो ये जो गुण पाया जाता है वो सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, मतलब मेरा दोस्त सही है, मैं सही हूँ, ठीक है। और ये समाज के जो नियम हैं वो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, ऐसा होना चाहिए था इस जगह पर। जैसे बाई चांस कोई घटना हो गई तो वो बच्चा जरूर कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था इस जगह पर तो ज़्यादा सही होता, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इनके बारे में आपने समझ लिया होगा, बिल्कुल आसान सी चीज़ें थी और कोहलबर को हमने कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ाई दिया होगा। पोर्टफोलियो क्या है, जिससे आपके पेडागोजी में और सीडीपी में आपको इससे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे की निश्चित अवधि के कार्यों को रखा जाता है। समझ में आ गया कि पोर्टफोलियो जो होती है एक फाइल सी होती है जिसमें बच्चों की एक निश्चित अवधि की शैक्षिक हो गई, उसकी खेल से संबंधित हो गई, उसके जो बच्चे की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उससे संबंधित चीज़ों को रखा जाता है। इसमें बच्चे की सभी प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, जैसे आपकी व्यक्तिगत हो गई, पारिवारिक हो गई, सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई एवं प्रत्येक प्रकार की जानकारी इसमें रखी जाती है। इससे क्या होता है, यह मूल्यांकन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है इससे। जैसे मान के चलिएगा कि एक तो मूल्यांकन करने में आसानी हो जाती है, जैसे आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गए, जैसे आप कक्षा 3 के छात्र हैं कक्षा 4 में गए, तो कक्षा 3 के जो शिक्षक हैं वो हो सकता है उस फाइल को ले जा करके कक्षा 4 के टीचर को दे दें कि ये बच्चे का ये इतना बच्चे को आता है, ये बच्चे ने जाना है, ये इसकी पारिवारिक स्थिति है, ये इसकी सांस्कृतिक स्थिति है, ये इसका व्यक्तिगत राय है इसकी। तो इस तरीके की हर चीज़ बच्चे के बारे में जान लेता है वो, ठीक है, टीचर। तो इस तरीके की जो इसे पोर्टफोलियो कहते हैं, आप समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अभिसारी चिंतन, जो आपके पेडागोजी में या सीडीपी में आपको ऐसे मिल जाता है जैसे इससे बाहर। तो समझिएगा कि 2024 को जो पेपर हुआ था, चाहे पेपर फर्स्ट का हो गया चाहे पेपर सेकंड का हो गया, मतलब भर भर के प्रश्न आए थे। मुझे तो लगता है कि कम से कम 12 प्रश्न इन दोनों से आए थे, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन से।
अब क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। तो वे समस्याएं जो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिनका एक ही उत्तर होता है अभिसारी चिंतन कहलाता है। मतलब ऐसा समझिएगा, इसमें आप कितने भी लोगों से प्रश्न पूछें सभी का उत्तर एक होगा। जैसे अगर हम बच्चों से पूछ लें कि 2+2 कितना होता है तो बच्चे 4 ही बताएंगे। चाहे आप जो आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, चाहे आप बाहर के बच्चों से पूछ लीजिएगा, किसी समाज से पूछ लीजिएगा, किसी धर्म जाति के लोगों से पूछ लीजिएगा, मतलब कहीं से भी पूरे देश से पूछ लीजिएगा, सभी का उत्तर एक आएगा। तो जो एक ही उत्तर पर आधारित होती है वो हमारी अभिसारी चिंतन कहलाती है। जैसे आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हर बच्चा, अब ये तो नहीं कि अलग अलग बताएगा, ठीक है, अब हर बच्चे जो है वो अपने वही तो नाम तो बताएगा। या आपसे पूछ लिया जाए कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो सभी लोग यही तो बताएंगे आगरा में स्थित है, ठीक है। तो ये जो गुण पाया जाता है वो हमारा अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। बच्चा इसके एक से अधिक उत्तर दे ही नहीं सकता। अब वो ताजमहल ये तो नहीं कहेगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है, कि ताजमहल सर आगरा में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, और मुंबई में स्थित है, और बेंगलुरु में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ऐसे तो नहीं कहेगा। वो केवल यही तो कहेगा कि आगरा में स्थित है। पिताजी का नाम पूछेंगे तो अपने ही पिताजी का तो नाम बताएगा केवल, सभी का तो नहीं बता देगा, ठीक है। तो ये हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है। अपसारी चिंतन क्या है, तो इसमें जब समस्याओं का एक से अधिक समाधान होते हैं या बच्चा एक से अधिक बिंदुओं पर समस्या केंद्रित होती है जिनका जवाब देने में बच्चा चिंतन करता है, कल्पना करता है एवं सृजनात्मकता का विकास होता है। इसमें खुले सिरे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके उत्तर एक से अधिक होते हैं। जैसे हम अगर पूछ लें आपसे, या तो यही दोनों ले लीजिएगा कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, या जनसंख्या को कैसे रोका जाए, आतंकवाद को कैसे कम किया जाए। जब इस तरीके से प्रश्न करते हैं तो हर व्यक्ति इसका अलग अलग उत्तर देगा, अपनी अपनी राय बताएगा। तो अपसारी चिंतन में हम व्यक्ति की राय भी जान सकते हैं, ये व्यक्ति जो है वो कहना क्या चाहता है, ये व्यक्ति समझता क्या है चीज़ों को, इस बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इस तरीके का जो चिंतन होता है जिसमें एक से अधिक उत्तर होते हैं, अपसारी चिंतन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, मतलब जिसके बारे में हम अपनी राय दे सकते हैं। हर व्यक्ति इसका अलग अलग बता सकता है। अब जनसंख्या के लिए हर व्यक्ति अपना अलग अलग राय देगा। पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए, अगर हम क्लास में इस चीज़ को पूछेंगे तो कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसा करिएगा कि जो टोंटियाँ हैं उसको कम पानी यूज करिएगा, जो गंदा पानी जिस कपड़े धोने का पानी उससे हो सकता है कि आप लोग उसका फर्श साफ़ कर लें, ज़मीन साफ़ कर लें अपनी, तो इस तरीके से पानी का बचाव हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बर्बाद ना करें, कम से कम पानी को फैलाएं। तो हर बच्चा अलग अलग अपनी राय देखेगा, सर ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए। तो ये जो होता है वो हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि आने वाले समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। और जैसे ही आपकी सीटेट एग्ज़ाम आप लोग निकाल लेते हैं, फिर आपकी सुपर टेट और यूपी टेट की क्लासें शुरू होंगी, जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के होने के 20 जुलाई के बाद हो सकता है आपकी क्लासें जो है वो हम शुरू कर दें, जिसमें आपको यूपी टेट और सुपर टेट का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जुड़े रहिएगा, क्योंकि हो सकता है 27 में हमें भर्ती देखने को मिल जाए। तो चलते हैं, इसी के साथ में ध्यान रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा क्लास को रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। स्टेटस लगाइएगा अपना इस क्लास का और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।